एक हस्बैंड वाइफ आते हैं एंड उनमें से किसी को कोई ना कोई इशू होगा कि वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो पा रहा, राइट? यहाँ तक उसके बाद फिर वो आपके पास आते हैं एंड फिर आप लोग टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट क्या होते हैं? बहुत सिंपल टेस्ट हैं। जब भी कोई दंपति या कपल हमारे पास आके पूछते हैं कि मैम हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, राइट, तो मैं ये कहती हूँ कि अक्सर कई बार लेडीज़ जो है वो अपनी मदर इन लॉ या अपने घर में किसी भी और महिला के साथ आ जाती हैं। हाँ, बट सबसे पहला टेस्ट जो ज़रूरी है वो है पुरुष का टेस्ट, सीमेन एनालिसिस। ओके। सिर्फ ये कह देना कि वो स्त्री बांझ है या वो कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रॉब्लम हमेशा एक लेडी की तरफ उंगली उठाई जाती है या उसी से सब लोग पूछते हैं कब गुड न्यूज़ दे रहे हो। कभी अपने बेटे से भी पूछिए, जिम्मेदारी तो दोनों की है, राइट, तो बच्चा तो उन दोनों के साथ होगा ना, एक से तो नहीं हो सकता है। तो पुरुष को साथ आना चाहिए और सबसे पहला टेस्ट जो होगा वो होगा सीमेन एनालिसिस। उसके बाद उस महिला का अल्ट्रासाउंड करके हम लोग ओवरीज देखेंगे, यूट्रस देखेंगे, और ओवरी में खास करके एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी ओवरी में अंडा बनाने की क्षमता देखी जाती है, और एक ब्लड टेस्ट AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये बेसिक टेस्ट देखने के बाद आप एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि इसमें क्या ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं। और एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली महिला की एज। तो एज आपके सामने है, टेस्ट की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, और शादी को कितने साल हुए हैं, और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई और एडेड फैक्टर है वहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप एक ट्रीटमेंट प्लान दे सकते हैं उस कपल को। ओके, सो लेट्स गो स्लो। मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ कि लोग समझ पाएँ बहुत अच्छे से। मेरी शादी नहीं हुई है, बट हम सपोज करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मैं अपनी वाइफ के साथ आपके पास आता हूँ। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा वाइज हूँ, मैं थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी से हटके हूँ, तो मैं खुद अपनी वाइफ को लेके आता हूँ। वेरी नाइस। हम वो सिनेरियो से थोड़ा स्किप करते हैं कि मेरी वाइफ आने में डर रही है या मेरे को बताने में डर रही है और छुपके छुपके वो मेरी मम्मा के साथ जा रही है। इस सिनेरियो से हटके हम लेते हैं कि दो कपल्स आपके पास आए, मैं और मेरी वाइफ आपके पास आए। सो सबसे पहले आप मेरे को कहोगे कि मेरा सीमेन टेस्ट होगा, राइट? अब उसमें उसका क्या प्रोसेस रहता है और उसके क्या चार्जेस होते हैं? इन जनरल आप वेगली चार्जेस बता सकते हो जो नॉर्मली होते हैं? बिल्कुल। देखिए, आप अगर मेरे पास आते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले सिर्फ आपका ब्लड ग्रुप मुझे मालूम होना चाहिए, नहीं तो वो हाथ के हाथ वहीं भी हो जाएगा जी। 4 टेस्ट हम एडवाइस करते हैं: HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और VDRL यानी वायरल मार्कर्स। ठीक है। ये इसलिए करवाते हैं कि लैब में जो पर्सन काम कर रहा है, बाकी पेशेंट्स का भी होता है, तो किसी को अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकें और कहीं कोई कंटामिनेशन ना हो और किसी को ट्रांसफ़र ना हो ये इन्फेक्शन। तो इस बात की एहतियात रखनी ज़रूरी होती है। ओके। तो ये 4 टेस्ट करा के इनकी रिपोर्ट साथ के साथ 20 मिनट्स में हमारी लैब से रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है। लैब की रिपोर्ट आने के बाद आपको एक रूम दे दिया जाएगा, आप सीमेन सैंपल के लिए एक बॉटल दी जाएगी, आप सीमेन सैंपल प्रोड्यूस कर दीजिए हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में। घर से लाने का अलाउड नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको लेबॉर्ट्री के अंदर हम लोग टीवी की स्क्रीन है हमारी क्लिनिक में, आपको टीवी की स्क्रीन पे हम दिखाएंगे कि आपके स्पर्म का काउंट कितना है, मोटिलिटी कितनी है और आकार मॉर्फोलॉजी कैसी है। और हमारी क्लिनिक में सीमेन एनालिसिस फ्री होता है, कोई चार्जेस नहीं है। फ्रीजिंग के मिनिमम चार्जेस होते हैं। अगर आप 6 मंथ्स के लिए फ्रीज कराते हैं तो वो डेफिनेटली अराउंड 3,000 to 5,000 रुपीज लगता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड। और अगर 1 मंथ के लिए तो वो 1,500 to 2,000 रुपीज है। तो सीमेन एनालिसिस अगर आप कराना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है। सीमेन एनालिसिस तक तो हमें समझ आया। आपने कहा फ्रीजिंग, अब फ्रीज क्यों कराते हैं, क्यों कराना चाहिए और क्या ये कराना जरूरी है, कैसा? देखिए, फ्रीजिंग एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। सपोजिंगली कोई कपल मेरे पास आया और 100% वर्किंग मेल्स होते हैं, ज़्यादातर पुरुष काम करते हैं, तो बार बार जब उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट हो रहा है वो नहीं आ सकते हैं, तो अगर सैंपल बिल्कुल नॉर्मल है तो हम फ्रीज कर देते हैं। वो एक बैकअप सैंपल की तरह भी काम करता है कि किसी दिन मान लीजिए कि मैंने IVF किया उस महिला पे और उस दिन पुरुष को फीवर है, उसके हस्बैंड को फीवर हो गया, या वो किसी भी इमरजेंसी की वजह से XYZ रीज़न की वजह से वो क्लिनिक में उस समय जब मुझे अंडे निकाले हमने पिकअप किया और वो अवेलेबल नहीं है क्लिनिक में, या उनकी वाइफ उस समय प्रोसीजर के थ्रू जा रही थी, स्ट्रेस इतना हो गया कि वो दे नहीं पाए सीमेन सैंपल, तो ये सारे जितने ऑप्शंस मैंने बताए ये सब अवॉइड करके अगर मेरे पास एक बैकअप सैंपल है क्लिनिक के अंदर तो यूज़ हो सकता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती है जब आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट टेक फॉरवर्ड करते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर करा सकते हैं। परफेक्ट। कैसे आउटपुट आता है? लाइक जैसे हमें पता लगता है कि या तो बिल्कुल ही कोई काम का नहीं है
या हमें पता लगता है कि कुछ चांसेस है इनको जल्दी करना चाहिए कंसीव के लिए ट्राई, या फिर मतलब आउटपुट क्या क्या आ सकते हैं इसमें? देखिए, अगर किसी महिला, उसकी उम्र सिर्फ अभी 27-28 साल है, वो जनरल चेकअप के लिए आई आउट ऑफ 1 ईयर ऑफ मैरिज की, भाई कंसीव करना चाह रही थी, नहीं हुआ, अभी मेल पे रहते हैं अभी, ठीक है, मेल की अगर हम बात करें, चलते हैं, अगर हम मेल की बात करें, मान लीजिए सीमेन काउंट जो है 3 मिलियन है, 2 मिलियन है, जबकि नॉर्मल पैरामीटर 15 मिलियन WHO गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। ओके, तो मैं क्यों सलाह दूंगी आपको कि आप वेट करते रहिए, आप सैंपल इमीडिएटली फ्रीज कराइए, और आप अपनी वाइफ का भी साइमल्टेनियस इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, तब भी हमें IVF XC करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस भगवान ना करे वहाँ भी कोई पैरामीटर ऐसा है, AMH कम है या कोई और फैक्टर निकल के आता है, तो एडवाइस यही बनेगी कि आप बिना टाइम वेस्ट कीजिए अपनी फैमिली स्टार्ट करने का विकल्प जल्दी बनाइए। ठीक है, टाइम इम्पोर्टेंट है आफ्टर। राइट। सो अगर सपोज मैं आया, हमने टेस्ट किया कि मेरा सीमेन काउंट कितना है, तो अगर वो 13 से 17 मिलियन के बीच में तो अच्छा है। 15 मिलियन एक एवरेज कट ऑफ है, अगर उससे ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए उससे थोड़ा सा कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बहुत कम है या आपको 10 मिलियन से भी कम आ रहा है तो आप डेफिनेटली अपनी वाइफ का इवैल्यूएशन साइमल्टेनियसली करा लीजिए। ओके, तो दैट्स अ रेड अलर्ट कि अब स्टार्ट कर दो, सीरियसली लो इस चीज़ को। एग्जैक्टली। ओके, अब हमने ये टेस्ट किया, हमें पता लगा कि सीमेन इट्स फाइन। अब हम आते हैं जो वाइफ है मेरी, अब उस पे क्या टेस्ट होंगे, उसका क्या कमर्शियल रहते हैं? बहुत सिंपल है उसके लिए टेस्टिंग बिगिन करना जी। एक बेसिक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड डे 2 और डे 3 ऑफ पीरियड्स पे हम लोग करते हैं, जस्ट टू असेस द ओवेरियन रिजर्व। रिजर्व का मतलब है कि हर औरत, हर महिला पैदा होती है अपने फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स लेके, उसको बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व। वो जेनेटिकली डिसाइडेड होता है प्रोग्राम। हाँ। जब वो अपनी माँ की कोख में थी 5 महीने, उनकी माँ उनसे प्रेग्नेंट थी, तभी डिसाइड हो गया। तो ये सब वेरी करता है सबका? यस, ये सबका वेरी करता है, वन साइज डजंट फिट ऑल। ओके, तो आप असेस करने के लिए कि ओवरी में कितने अंडे दिख रहे हैं, पीरियड्स के 2nd या 3rd डे पे एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर आपको आराम से उसको असेस करके लिख सकते हैं कि कितने एग्स देखे हमने उस राइट ओवरी में और लेफ्ट में, और साथ साथ आपने यूट्रस को भी देख लिया कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है वहाँ पे, और आपने एक बार एग्जामिन कर लिया। उसके बाद आप आते हैं एक ब्लड टेस्ट पे, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन इज अ ब्लड टेस्ट फॉर अ वुमन विच विल टेल यू कि भाई इस टाइम पे अंडे बनाने की क्षमता आज की डेट में हमारी कितनी है। ठीक है। इसकी रेंज जो हम देखते हैं नैनोग्राम पर ml में देखते हैं, लेबोरेटरी से, अच्छी लैब से ये टेस्ट होना चाहिए, और ये महीने के किसी भी दिन करा सकते हैं। अगर पेशेंट हमने 2nd या 3rd डे ऑफ पीरियड देखा है तो उसी समय भी करा सकते हैं। परफेक्ट, बेटर वही रहेगा। और इसमें अगर मान लीजिए किसी की उम्र 27-28 साल है और AMH 1 से कम आता है, 1 नैनोग्राम से कम आता है, तो उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं पुअर ओवेरियन रिजर्व। ओके, और अगर 1 to 3 के बीच में तो वो एक ठीक रिजर्व है। 3 से अगर ऊपर जाता है तो हमने अल्ट्रासाउंड भी किया है, उसमें भी हमने क्या कोरिलेट किया है इससे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख रही है हमें, या अंडे ज़्यादा हैं या अच्छी क्षमता है अंडे बनाने की। 2 से ऊपर है तो अबव एवरेज हो गया वो। तो इस तरह से क्लासीफाई कर दिया जाता है ओवरीज को और ओवेरियन रिजर्व को। तो एज हमारे सामने है, हम उस कपल को अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं कि क्या उन्हें जल्दी करने की ज़रूरत है या कोई फ्रीजिंग की ज़रूरत है, या वो वेट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए वो लड़की कहती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे मेरा करियर की कमिटमेंट्स है, मेरी अभी शादी तो हो गई है, तो उस कपल को हम कहेंगे आप एम्ब्रियो फ्रीज करवा के रख लीजिए, ट्रांसफ़र आप तब कराना जब आप रेडी होंगे, क्योंकि एज ऑफ द एग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो फ्रीजिंग हो सकती है एम्ब्रियो की भी, स्पर्म फ्रीजिंग भी होती है, एग फ्रीजिंग भी होती है, और एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी होती है। तो सारे विकल्प आपके पास हैं। वाओ, तो इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हमने ये जाना कि 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, आपके स्पर्म काउंट कम होते हैं या फिर ओवरीज में दिक्कत होती है। इसकी क्या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किसी की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं, सब कुछ ठीक होते हुए भी अंडा टाइम पे नहीं बन रहा है या अंडा फूट नहीं रहा है टाइम पे। बहुत सारी और समस्याएं भी हैं, किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, और भी बड़े सारे विकल्प समस्याएं निकल के आती हैं सामने। दूसरा, कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कारण आप ढूंढ नहीं पा रहे, तो कब तक वेट करेंगे? तब भी आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना है। तो रहेगा बेटर कि एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम रहते कर लीजिए, क्योंकि टाइम निकलने के बाद फिर मुश्किल आती है। ओके, सो ये यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं कि हमारे को टाइम से पहले चीज़ें सेट करनी है, अगर एज निकल गई तो पॉसिबल नहीं है। और क्या क्या क्विकली आप बता दीजिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्पर्म काउंट में स्पर्म काउंट कम होना यंग एज में भी, या फिर
वुमेन को दिक्कत होना यंग एज में, तो क्या लाइफस्टाइल की दिक्कत है, बिल्कुल, क्या माइंडसेट की दिक्कत है, वो सारी चीजें सारे फैक्टर्स आज की मॉडर्न लाइफ को देखते हुए मैं कहूँगी कि ये यंग जनरेशन में मैं यही कहूँगी कि हम लोग, पहले लड़कियाँ इतनी करियर ओरिएंटेड नहीं थी, आजकल लड़कियाँ भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर करियर्स, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो इसको देखते हुए मैं कहूँगी कि एटलीस्ट अपना खान पान और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। आप कोशिश करिए कि बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कीजिए, उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। ओके, वेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है ओव्यूलेशन के साथ, फर्टिलिटी से आपका वेट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो खान पान सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप घर का खाना खाइए, वंस इन अ वाइल, यस, बाहर का ज़रूर हर किसी को मन करता है खाने का, वो चीट डेज अलाउड होते हैं, बट जितनी कोशिश करें उतना घर का खाइए और नियमित खाइए और टाइम पे खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, क्वालिटी का फूड का ध्यान रखिए कि आप प्रोटीन्स बराबर ले रहे हैं, फैट्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट, चाहे रेगुलर वॉकिंग ही हो। चलिए, मैंने मान लिया कि आप एक कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है जी, तो मैं कहूँगी कि आप वॉक पे नहीं जा सकते हैं। आप अगर मेट्रो यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी सीढ़ियाँ यूज़ कर लीजिए। आप कॉर्पोरेट बिल्डिंग में जाते हैं, आपके पास मेट्रो नहीं है, आप अपनी कार से जा रहे हैं, अपनी व्हीकल से, बाइक से जा रहे हैं, तो आप लिफ्ट का प्रयोग मत कीजिए, आप सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए उस कॉर्पोरेट की। आप सीढ़ियों से जाइए, शाम को सीढ़ियों से उतरिए। आपने कहीं ना कहीं तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर दी, तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपको टाइम में उसमें करने में? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आप अपने डेली शेड्यूल के अंदर ही ऐड कीजिए कि आप उतने नंबर ऑफ स्टेप्स चल पाएँ। 10,000 स्टेप्स अगर आप वॉच लगाते हैं, मोबाइल पे फॉलो करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबे पार्क में जाना है या कहीं हमें स्पेशल जाना है वॉक पे। आप छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में भी वो स्टेप्स पूरे कर सकते हैं। आप चेयर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल एक डेली स्केड्यूल की बना लीजिए कि टूथब्रश उठते ही हमें चाहिए, हम उसके बिना तो ऑफिस नहीं जाएंगे ना। तो आप सोच लीजिए कि ये भी मेरा एक दिनचर्या का हिस्सा है, मैं इसके बिना नहीं सोऊंगी, रात को आके मैं नहीं सोऊंगा वापस बेड पे आके। परफेक्ट। नींद भी इम्पैक्ट करती है? 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, और रात की स्लीप, ये नहीं कि हम दिन में सो रहे हैं और रात में काम कर रहे हैं। कई लोग मैं देखती हूँ आके बोलते हैं कि हमारी कंपनी बाहर की है मैम, हमारा टाइम स्केड्यूल नहीं मैच करता है। तो कहीं ना कहीं एक मेलेटोनिन इफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसका। तो हमारी स्लीप रिदम प्रॉपर होनी चाहिए। 8 घंटे की नियमित रूप से स्लीप, कॉर्टिसोल लेवल्स फर्क पड़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल्स अलग हो जाएंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिला के आपका कहीं ना कहीं प्रजनन क्षमता पे इफेक्ट करती हैं। अब छोटे छोटे हार्मोन, छोटी छोटी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके। B12, वेजिटेरियन लोगों में B12 की कमी पाई जाती है जी। और ये B12 जो है बहुत ज़रूरी है हमारे रिप्रोडक्शन सेल्स के लिए कि इसकी मात्रा करेक्ट होनी चाहिए बॉडी में। मैं तो कहती हूँ टेस्ट भी मत कराइए, उस पर भी पैसे मत खर्च कीजिए। आप B12 का सप्लीमेंट ले लीजिए साल में एक बार, अगर आप उस एज ग्रुप में हैं तो ज़रूर लीजिए। मैग्नीशियम, D3, विटामिन D3 हम सनलाइट में कितना एक्सपोज करते हैं। सब लोग एसी में बैठे रहते हैं, ऑफिस गए तो एसी, बेडरूम में आए तो एसी, घर में एसी, कार में एसी। हम अपने आप को सनलाइट को एक्सपोज ही नहीं करते हैं। गॉगल्स लगाए, कवर किया और गए, हैट पहन ली, अम्ब्रेला ले लिया, शेड में चले जाते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं विटामिन D3 भी सब में डेफिशिएंट पाया जाता है आजकल। तो ये भी ज़रूरी है महिलाओं के लिए। तो इसका भी आप ले लीजिए विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, क्योंकि अगर आप उस एज ग्रुप में हैं जहाँ आप संतान पैदा करना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, तो B12 और D3 भी बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी बातें, बट सब कुछ मिला के अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द आंसर। परफेक्ट, बहुत क्लियर हो रही हैं चीज़ें यहाँ तक।